हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बच्चों, ये चैप्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन इस चैप्टर को मैं एक फुल लेंथ में एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। अब ये पार्ट्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना क्लियर हो जाए कि भाई एक चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे तुम लोग को। समझ रहे हो? कोई भी टॉपिक तो तुम्हें ये भी ना हो कि भाई कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा, फोमो जिसे बोलते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कोई मिस आउट तो नहीं हो रहा है। तो सारी चीज़ें क्लियर कट तुम्हें समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं इसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, आज की क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? तो देखो, आज की क्लास में हम चार टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और ये चार टॉपिक्स कौन कौन से हैं? ये चार टॉपिक्स बेसिकली हैं आपके इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, हाउ इट बिकेम पॉपुलर, पॉपुलर कैसे हुआ ये। तीसरा, जापान में प्रिंटिंग कैसे आई। और चौथा, प्रिंट इन यूरोप। तो बच्चों, एक चीज़ समझो, ये इसका जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वैसे ये पढ़ दूंगा मैं, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल आप समझ लो। बात ये है कि जैसे इंटरनेट हमारे ज़माने में आया और इंटरनेट के आने के बाद से एक दुनिया ही बदल गई, है ना। लोगों की दुनिया बदल गई, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया, लोगों का की लाइफ में कितनी फैसिलिटीज़ आ गई। अलग अलग तरीके से लोग कहीं का भी, गांव का भी एक बच्चा यूएसए में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल देख सकता था, इटली घूम सकता था। कैसे? अपने मोबाइल के थ्रू, अपने इंटरनेट का यूज़ करके, है ना। तो इसी तरीके से आज से कई साल पहले एक प्रिंट कल्चर आया, प्रिंटिंग आई, बुक्स छपने लगी। जो लोग कभी किताबें पढ़ते नहीं थे वो किताबें पढ़ने लगे, उनका दुनिया को देखने का नज़रिया बदला। जब दुनिया को देखने का नज़रिया बदला, सोच बदली, तो इससे समाज में या सोसाइटी में भी बदलाव आया। तो इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप समझो, एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था उस ज़माने की सोसाइटी में जब लोग पढ़ना नहीं जानते थे, लोग बहुत ही चुनिंदा लोग पढ़ते थे, और उस चक्कर में पूरी सोसाइटी एक अलग तरीके से वर्क करती थी, पूरा समाज अलग था। राजा भी तभी रूल कर पाता था क्योंकि एक तरीके से आप समझ सकते हो कि प्रजा यानी जो जनता है वो अनपढ़ है। लेकिन प्रिंटिंग के आने के बाद से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया। अब एक चीज़ बताओ, क्या प्रिंटिंग के से पहले किताबें नहीं होती थी? भाई, प्रिंटिंग से पहले बिल्कुल किताबें होती थी, और उन किताबों को बोला जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्या बोला जाता था? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की खास बात क्या थी कि बच्चों, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन होती थी। हैंड रिटन, यस, किसको हाथ से लिखते थे हर कोई, इसकी कॉपी होती थी। अब ऐसा नहीं कि कोई भी जाके लिख दे, नहीं। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बकायदा कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होते थे जो कॉपी करते थे, और वो फिर मार्केट में आती थी। बट ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्योंकि हाथ से लिखी होती थी तो एक्सपेंसिव भी होती थी। एक्सपेंसिव होती थी तो लिमिटेड लोग खरीद पाते थे, कम लोग खरीद पाते थे तो कम ही लोग पढ़ भी पाते थे इनको, है ना। लेस पीपल यूज टू रीड देम। और भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जब चैप्टर पढ़ेंगे आगे आगे तो हम समझेंगे। तो हमें पढ़ना ये है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट से, ये सिस्टम, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, इससे ये सिस्टम बदला कैसे और किस तरीके से प्रिंटिंग की तरफ हम गए। तो बच्चों, क्या तुम्हें पता है जो सबसे पहली किताबें जो छपी, यानी प्रिंट टेक्नोलॉजी जो आई, दैट केम इन चाइना, जापान एंड कोरिया। यस, दीज थ्री कंट्री। इसका ये मतलब है, देखो, चाइना वगैरह, जापान तो आज भी दुनिया से आगे ही हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, उस ज़माने में भी आगे थे। यस, जब पूरी दुनिया हाथ से लिखी किताबों पढ़ रही थी तब चाइना में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी। प्रिंट टेक्नोलॉजी कौन सी ईयर में देख लो, 594, यानी ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी में।
सोच रहे हो 6th सेंचुरी में चाइना में ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी। अब बात क्या है, अब मैं देखो कैसे पढ़ाता हूँ, मेरी स्टार्टिंग टेक्निक को समझ लो भाई। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करा, उनको याद रखा, बाकी चीज़ें मैटर दिमाग में रखा, जैसे कीवर्ड आए है ना, कीवर्ड से जैसे रिवीजन करना हुआ, कीवर्ड्स को पकड़ा, कीवर्ड्स पढ़ा। अच्छा, जैसे मैंने बताया द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। मैंने मार्क किसको करा, सिर्फ चाइना, जापान एंड कोरिया को। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ गया कि सब चाइना, जापान और कोरिया में फर्स्ट प्रिंटिंग टेक्निक आई थी। पहला पॉइंट ये बना लेते हैं, चाइना, जापान एंड कोरिया। ठीक है इस पैराग्राफ का। अच्छा, फिर दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। हैंड प्रिंटिंग यानी हैंड प्रिंटिंग भैया, हैंड प्रिंटिंग है, हैंड राइटिंग नहीं है, हैंड प्रिंटिंग। यानी जो प्रिंटिंग होती थी वो हाथ से प्रिंटिंग होती थी। कैसे, हाथ से कैसे प्रिंटिंग हो सकती है यार? हाथ से प्रिंटिंग ऐसे होती थी कि उन बुक्स को स्टैम्प की तरह हाथों से स्टैंपिंग करी जाती थी। वुड ब्लॉक्स होते थे, जैसे रबर स्टैम्प तो सबने देखी होगी ना। रबर स्टैम्प क्या होती है, ऑफिस में, लाइब्रेरीज में होती है, जिसमें ठप्पा मार देते हैं किताबों पर। वैसे ही वुड के, लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते थे और उन पर इंक चढ़ाई जाती और उन ब्लॉक्स को फिर किताबों पर छाप दिया जाता, और इसको बोला जाता वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो पहला, दूसरा क्या हो गया, हैंड प्रिंटिंग होती थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। मैं हर एक को लिखूंगा नहीं बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, वरना आप बस अंडरलाइन कर रहा हूँ तो आप उसे समझ लो। और जो इससे किताबें छपती थी उनको बोला जाता अकॉर्डियन बुक्स। अकॉर्डियन बुक्स एक्चुअली एक जिगजैग तरीके की होती थी। मैं आपको दिखा देता हूँ अकॉर्डियन बुक्स होती कैसी थी। अकॉर्डियन बुक्स बच्चों क्या होता था ना, अकॉर्डियन बुक्स ये इस तरीके की, अगर आप देखोगे इस तरीके पैम्पलेट टाइप, ये मेनली जो फर्स्ट पिक्चर अगर आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट तरीके की पिक्चर में जो पैम्पलेट टाइप होती थी, इसके एक ही तरफ लिखा जाता था, दोनों तरफ नहीं लिखा जाता था। जैसे ये लिखा हुआ है, एक ही तरफ लिखा जाता था, दोनों तरफ नहीं लिखा जाता था, क्योंकि इसके जो पेजेस होते थे बहुत ही थिन पेजेस होते थे और वो पोरस होते थे, कि इंक दूसरी तरफ चली जाए, तो इसीलिए इनको में इसमें दोनों तरफ नहीं लिखा जाता था। फिर ये अकॉर्डियन बुक्स यूज होती थी, ठीक है। एज बोथ साइड्स ऑफ थिन पोरस शीट मतलब बहुत पतले पेजेस could not be printed, the traditional Chinese accordion books were folded. Sorry guys, come on. And superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy. और इस काम को करने वाले, इसको डिजाइनिंग करने वाले और या उस काम को डुप्लीकेट कर देते। बुक एक छपेगी वुड ब्लॉक से, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको कॉपी करने का जो काम होता था वो कैलीग्राफिस्ट का होता था। कैलीग्राफिस्ट कौन लोग होते थे? जिनकी राइटिंग बड़ी सुंदर होती है, द पीपल हु हैव वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इट इज अ काइंड ऑफ आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। तो बड़ी सुंदर भाषा में लिखते थे, ठीक है। समझ में आया? तो देखो क्या समझ में आया। फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स का पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना, बस इतना ही तो है और कुछ थोड़ा है। चाइना, जापान एंड कोरिया में हुआ था, ठीक है। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। भाई हैंड प्रिंटिंग होती थी उस टाइम। फिर क्या पढ़ा हमने, 6th सेंचुरी में होती थी ये हैंड प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक्स वर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग चाइनीज बुक, है ना। और अकॉर्डियन बुक्स, द बुक्स दैट वाज प्रिंटेड थ्रू वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाज अकॉर्डियन बुक्स। एंड द सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैन, यानी एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन, एक्सपर्ट आर्टिस्ट कह भी सकते हो, could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy। तो एक्सपर्ट क्राफ्टमैन या आर्टिस्ट इसको फिर डुप्लीकेट कॉपीज इसकी बनाते थे या कॉपीज प्रिंट बनाते थे, जिसको विद द यूज ऑफ कैलीग्राफी। सिंपल। चाइना, जापान एंड कोरिया, हैंड प्रिंटिंग, 6th सेंचुरी, वुड ब्लॉक, अकॉर्डियन बुक, कैलीग्राफी। अब ये तो पता होगा ना, 594 इज कॉल्ड एज 6th सेंचुरी ओनली, है ना। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये ईयर से +1 करो तो वो सेंचुरी निकल के आ जाता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है ना, तो ये 20th जो ईयर है वो +1 करेंगे तो सेंचुरी निकल के आ जाएगी। ये तो बेसिक है ना बच्चों। आगे पढ़े।
तो दूसरा टॉपिक है कि भाई चाइना में ही प्रिंटिंग क्यों फेमस हुई, चाइना में ही क्यों फेमस हुई और कहीं फेमस क्यों नहीं हुई, क्योंकि चाइना में रीजन था। क्वेश्चन बन गया ना, हाउ प्रिंटिंग बिकेम पॉपुलर इन चाइना। क्वेश्चन भी लिख सकते हैं अगर आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ प्रिंटिंग बिकेम पॉपुलर इन चाइना, पॉपुलर इन चाइना क्यों बनी हुई भाई। देखो, क्योंकि पहला रीजन, इसका पहला रीजन था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्या? सिविल सर्विस एग्जाम। क्या था भाई सिविल सर्विस एग्जाम में? सिविल सर्विस एग्जाम आप सभी को पता होगा कि ये जो सिविल सर्वेंट यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, इंडिया में आईएएस आईपीएस उनको बोला जाता है ना, डीएम वगैरह बनते हैं उससे। ऐसे ही चाइना में भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था। अब होता क्या था, कोई भी सिविल सर्विस यानी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए या उसको पास करने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ती है। अब चाइना में किताबें छापने का जो काम करती थी वो करती थी उस टाइम की सरकार, छपवाने का, उसके वो पैसा देती थी कि किताबें छापो और लोगों में फ्री में बांटती थी। ठीक है, हुआ क्या, जैसे जैसे समय बढ़ा, स्पेशली 16th सेंचुरी आई, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स को देने वाले लोगों के नंबर, जनसंख्या बढ़ गई। भैया बेरोजगारी है, लोग क्या करेंगे, हर जगह, इंडिया में नहीं बेरोजगारी है, चाइना में भी बेरोजगारी थी। ठीक है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते थे। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते थे तो भाई किताबें भी ज़्यादा छपनी पड़ी। ठीक है, तो वही है, द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल। इंपीरियल का मतलब होता है राजा, राजा का रूल था वहाँ, किंग्स रूल, मोनार्क, किंग्स रूल था कहाँ, चाइना में। चाइना possessed a huge bureaucratic system, ब्यूरोक्रेसी मतलब सिविल सर्विसेज, which recruited its personnel through civil service examination। ये अंडरलाइन करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था है। ओके, जो एग्जाम आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा या समझने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसको अपने आप अंडरलाइन करवा दूंगा। द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल। China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination। मतलब कि चाइना में सिविल सर्विस सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट होता था थ्रू मतलब गवर्नमेंट सर्विस। चाइना में जो ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में लोगों का या ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता था, दैट यूज्ड टू बी थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। The thing was that textbooks for this examination were printed in vast numbers under the sponsorship of imperial state। यानी राजा की सरकार इन बुक्स को छापने के लिए पैसा देती थी। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है पैसा देना। स्पॉन्सरशिप मतलब क्या होता है, पैसा देना। ठीक है, फ्रॉम 16th century the number of examination candidate went up and the increased the volume of print। जैसे 16th century से इन गवर्नमेंट एग्जाम्स को देने वालों का नंबर बढ़ गया और प्रिंटिंग का नंबर भी बढ़ गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि 17th सेंचुरी में, मतलब अगले 10 सालों बाद, नहीं सॉरी 100 सालों बाद, धीरे धीरे चाइना में कुछ नए नए शहर आने लगे, लोगों का इकोनॉमिक लेवल बढ़ने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 17th सेंचुरी में एक तरीके से आप कह सकते हो चाइना में न्यू टाउन्स एंड न्यू सिटीज आए, न्यू अर्बन कल्चर आया। अर्बन मतलब शहरीकरण हुआ। अब इस अर्बन कल्चर के आने की वजह से क्या हुआ, नाउ नॉट ओनली जस्ट ये सिविल सर्विस कैंडिडेट्स ही नहीं किताबें पढ़ने लगे, बल्कि मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन। अपने व्यापार संबंधी सारी जानकारी वो किताबों में इंक्लूड करते हैं। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी। लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। अब बच्चों उस टाइम पर नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं था ना, समझो उस वक्त पर सॉरी बच्चों समझो कि उस वक्त पर ना नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं था कि लोग टीवी देख लें अगर बोर हुए तो, या बिंज वॉचिंग कर लें।
लेकिन ये लोग करते थे, ये लोग किताबें पढ़ते थे। सो इंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज़ होता था, रीडिंग लोग करने लगे, जैसे कि फिक्शनल नैरेटिव्स पढ़ने लगे, पोइट्री पढ़ने लगे, ऑटोबायोग्राफी, फिक्शनल नैरेटिव मतलब स्टोरीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस, रोमांटिक प्लेज, ये सब पढ़ने लगे। स्पेशली कौन, रिच वुमेन्स began to read and many women began to publish also। कई वुमेन्स ने तो लिखना भी शुरू कर दिया। बात समझ में आई? तो जैसे जैसे न्यू से शहर आने लगे, न्यू अर्बन कल्चर आने लगा, जो ये पॉइंट दिख रहा हूँ ना, ये आपके हेडिंग होनी चाहिए, देन दी शुड बी द सब हेडिंग्स। इसके अंदर में आप ये सब हेडिंग्स लिख सकते हो। बाय 17th century न्यू अर्बन कल्चर डेवलप्ड इन चाइना एंड देन क्या लिख सकते हो बताओ? Print was no longer used by civil service candidates, but merchants, rich women, and reading became a leisure activity. Okay? आगे पढ़े। इसको मटाना पड़ेगा एक्चुअली, ये वरना फिर नीचे आ जाएगा। थर्ड पॉइंट कैसे रीडिंग क्यों पॉपुलराइज्ड हुई चाइना में? इसका रीज़न ये है क्योंकि चाइना में फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई प्रिंट में। ठीक है, 19th सेंचुरी आते आते 19th सेंचुरी थर्ड पॉइंट बना सकते हो। 19th सेंचुरी न्यू टेक्नोलॉजी क्या हुआ? वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स को इंपोर्ट करा गया। देखो ऐसा नहीं है कि अब वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक कहाँ से आ जाएगी भाई चाइना में। पहले चाइना की ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक यूरोप में गई, उस यूरोप में उन लोगों ने क्या करा, इसी को मॉडिफाई कर करके अच्छा बना दिया, फिर वहाँ से उन लोगों को वापस खरीद के वो चाइना में लेके आए। देखो ऐसा ही होता है, चाइना में या इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी होती है, यूरोपियन लोग सीख लेते हैं, वेस्टर्न लोग सीख लेते हैं, उससे आइडिया ले लेते हैं, इंस्पिरेशन ले लेते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं और फिर उसको कहाँ ले आते हैं, उसको फिर हम ही बेचते हैं। बताओ यार, हमसे लेके गए, हमसे सीख के गए, हमसे आइडिया लेके गए, फिर हमें बेच रहे थे। तो ऐसा ही होता है। सो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इंपोर्टेड इन चाइना इन 19th सेंचुरी। हेंस शंघाई एक टाउन है, एक सिटी है, बहुत बड़ा शहर है चाइना का आज की डेट में, शंघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग यानी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से देयर वाज अ शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। मैकेनिकल बोले तो ऑटोमेटिक प्रिंटिंग। बस ये 3 पॉइंट्स हैं। चाइना में प्रिंटिंग के पॉपुलराइज होने के 3 कारण। पहला सिविल सर्विस, दूसरा अर्बन कल्चर, तीसरा ये न्यू टेक्नोलॉजी। सिंपल, ठीक है, खत्म बात, ये टॉपिक खत्म। आगे पूरी क्लास नहीं है, टॉपिक खत्म। दूसरा, प्रिंट इन जापान। जापान में प्रिंट कैसे आया? देखो जापान में प्रिंट में पढ़ने से पहले पढ़ना क्या है, जापान में प्रिंटिंग लाने का जो मेन रीजन था बच्चों, देखो चाइना से जो प्रिंटिंग आई वो जापान में आई, ठीक है, और कहीं नहीं गई, पहले जापान में आई। जापान में प्रिंटिंग लाने का रीजन था बुद्धिस्ट मिशनरीज। आपको तो पता होगा कि पुराने ज़माने में ये सिल्क रूट्स के थ्रू ट्रेड वगैरह और रिलीजन एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था, है ना। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज यानी बुद्धिस्ट रिलीजन के जो मॉन्क्स वगैरह लोग थे, जो सन्यासी लोग, साधु लोग थे, वो लोग इसको चाइना से हैंड प्रिंटिंग टेक्निक को जापान में लेके गए। और जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक छपी उसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ठीक है। प्रिंट इन जापान कुछ कीवर्ड्स है बस। पहला कीवर्ड है बुद्धिस्ट मिशनरीज, दूसरा कीवर्ड है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ओल्डेस्ट जापानीज बुक्स। और यहाँ पर एक खास बात ये थी बच्चों कि यहाँ पर जो किताबें छपती थी, पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी ऑल्सो। पिक्चर्स बड़ी छपती थी। बल्कि जापान में 18th और 19th सेंचुरी, मेडिवल जापान लिखा ना, 18th और 19th सेंचुरी की अगर आप बात करो तो जापान में पोएट्स, प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड, बुक्स वर चीप। ऑब्वियसली भाई आप खुद सोचो, हैंड रिटन बुक्स जिसमें ज़्यादा मेहनत लग रही है, जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है जिसको लिखने में, बनाने में, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, या फिर जो बुक्स ऐसी हैं जो कि प्रिंटेड है, क्विकली प्रिंट हो जाती है, उनमें ज़्यादा समय लगेगा। ऑब्वियसली इनमें टाइम, ये चीप्स होती थी ना प्रिंटेड किताबें। ओके चलो आगे पढ़े। फिर
फिर है आपका ये प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। इसमें आपको पढ़ना है ये वाली चीज़ कि चाहे जापान में धीरे धीरे बुक्स बड़ी पॉपुलर हो गई। कैसे? उसमें विजुअल मटेरियल डाला गया, प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल। विजुअल मटेरियल यानी इमेजेस, इमेजेस आने लगी जापान में, जिसकी वजह से एडो, एडो नाम है टोक्यो का पुराना नाम, टोक्यो जापान की कैपिटल। इन लेट 18th century in flourishing urban circle at Edo, illustrated collection of painting depicted an elegant culture। तो वहाँ पर भाई एलिगेंट कल्चर को दर्शाते थे, वहाँ के बड़े सोफिस्टिकेटेड और सुंदर सुंदर वहाँ का कल्चर क्या है। वहाँ के आर्टिस्ट लोग अपनी किताबों में अपनी पेंटिंग्स के थ्रू ट्री हाउस गैदरिंग, है ना, वहाँ के लोगों को दिखाते थे। जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, काफ़ी सारी तरह की लाइब्रेरीज वगैरह में भी काफ़ी तरह की बुक्स रहती थी। फ्लावर अरेंजमेंट, टी सेरेमनी, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस, कैलकुलेशन, एटिकेट्स, प्रॉपर एटिकेट्स, म्यूजिकल। मतलब जापान में ना एटिकेट और ये टी सेरेमनी को बड़ी तवज्जो दी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है समाव। बस इसमें इतना 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 मैंने मार्क तो कर दिया पढ़ाते पढ़ाते, बट इतना ये नहीं है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यही है, तीन चीज़ें। बुद्धिस्ट मिशनरीज, अगेन तीन चीज़ें, बुद्धिस्ट मिशनरीज, दूसरा बुद्धिस्ट मिशनरीज जापान में किताब लेके आए, दूसरा आपका बुद्धिज़्म, सबसे जो पुरानी बुक जो लिखी गई जापान में दैट वाज बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ठीक है। और थर्ड है एडो का पुराना नाम टोक्यो, सॉरी टोक्यो का पुराना नाम एडो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, जापान में एक बड़े फेमस पेंटर थे जिनका नाम था कीतागावा उतामारो। नाम सुन लो, कीतागावा उतामारो, ठीक है। कीतागावा उतामारो एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग की इन्होंने आर्ट फॉर्म डेवलप किया था जिसका नाम था उकियो। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड, ठीक है, ये पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग, इनका वो डिफरेंट ही था। पब्लिशर लाइक सुजिया जुजाबुरो identified subject and commission artist who drew the theme in outline, then a skilled wood block carver pasted the drawing on wood block carved in printing blocks। तो ये तरीका ये होता था पहले, सिंपल आप समझ लो, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट इससे समझ लो कि कैसे होता था कि पहले एक पेंटर पेज में या जिस पर भी किसी चीज़ पर पेंटिंग बनाएगा, ठीक है, कोई पेंटिंग बनाई और फिर उस पेज को लकड़ी के ब्लॉक पर रखा जाता था। फिर जो कार्वर था यानी जो लकड़ी का काम करने वाला बंदा, वो उस पेज को रखकर उसके हिसाब से आउटलाइन बनाएगा। सेम इस पेज को वुड ब्लॉक के ऊपर रखकर आउटलाइन बनाएगा कि क्या क्या डिज़ाइन है इस तरीके से। फिर उस हिसाब से वुड ब्लॉक को कार्व करेगा, कट करेगा, ताकि वो शेप वैसी ही बन जाए और फिर इंक लगा के उसको छाप देगा। सिंपल, ठीक है। तो बच्चों ये है आज के दो टॉपिक। हम ये प्रिंटिंग इन यूरोप नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। अभी मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि छोटा छोटा जल्दी 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 आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। इससे क्वेश्चंस क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चंस ये बन सकते हैं, हाउ प्रिंट केम इन चाइना, या हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, क्विक रिविजन, व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग वाज स्टार्टेड इन the first earliest kind of print technology came in China, Japan and Korea. This was a system, number point 2, this was a paragraph नहीं है, paragraph में नहीं लिखना। It was a system of hand printing where wood blocks were used for printing books. In China, accordion books were printed and expert craftsmen या expert artists used to duplicate these books with the art of calligraphy. Simple. Okay. दूसरा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ चाइना बिकेम पॉपुलर इन प्रिंटिंग। तो आप बता सकते हैं चाइना बिकेम पॉपुलर इन प्रिंटिंग बिकॉज नंबर 1 सिविल सर्विस के एग्जाम होता था 16th सेंचुरी में। सॉरी, नंबर ऑफ पीपल वेंट अप, कैंडिडेट्स वेंट अप, सो प्रिंटेड किताबें ऑल्सो वेंट अप। नंबर 2 17th सेंचुरी अर्बन सेंटर्स या अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना या increased in China, तो merchants and rich women and also other people started reading. Reading became leisure activity, leisure यानी entertainment activity, and many also started writing about them. Third point,
न्यू टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स वर इम्पोर्टेड और हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग हो जाएगी। मैकेनिकल बोले तो ऑटोमेटिक काइंड ऑफ। शंघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंटिंग। शंघाई इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ चाइना है। जापान की बात करें, बुद्धिस्ट मिशनरीज आई थी चाइना में। बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में लेके आई। और ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी डायमंड सूत्रा, ठीक है। और इधर पर एक एडो में, टोक्यो का पुराना नाम एडो, जहाँ पर विजुअल मटेरियल की वजह से लोग काफ़ी किताबें पढ़ने लगे, इमेजेस की वजह से किताबों में। और कितागावा उतोमारो, अ फेमस पेंटर इन एडो, डेवलप्ड आर्ट फॉर्म कॉल्ड एज उकियो। क्या नाम था? उकियो। चलो, that's all for today, guys. If you like this video, kindly share and subscribe and like my channel. Subscribe my channel and like this video and share this video. I hope आपको ये समझ में आया होगा. The next video will be coming soon.